ये तस्वीर अभी की, अब तक ये धुआं उठ रहा है और यहीं पर नसरल्ला छिपा हुआ था, यहीं से वो सारी प्लानिंग करता था, यहीं से वो हमले करवाता था। और इस हमले को कैसे, ये पूरी जो प्लानिंग थी, जब चीफ को ही ढेर कर दिया तो आप सोचिए कि कमर तोड़ दी है हिजबुल्लाह की। जैसे हमास का हाल हुआ है वैसे ही हिजबुल्लाह का भी हाल अब हो चुका है। पॉलिटिकल लीडरशिप गई, चीफ खत्म हो गया, अब नए चीफ को जिम्मेदारी दी गई है, सैफुद्दीन को दी गई है, लेकिन वो कितना संभाल पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से जो पूरा नेक्सस था उसे खत्म कर दिया गया है। वही नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारी जो मंशा थी उसको पूरा करने में, उसे हासिल करने में हम सक्षम हो गए। सुनिए एक बार। מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. חיסולו של נסראללה הוא תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, नेतन्याहू ये कह दिया कि वो सक्षम है कहीं भी जाकर हमला करने में। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल के हमले से दक्षिणी लेबनान में तबाही हुई है। आईडीएफ ने एक साथ कई ठिकानों पर यह हमला कर दिया है। यानी आईडीएफ अब पूरी तरह से दक्षिणी लेबनान, जो हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है, उस पूरे इलाके को अपने हाथ में ले चुकी है और वहां लगातार एक्शन हो रहा है। एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया गया है, यानी जहां आर्म्स एम्यूनिशन रखे जाते थे, जहां इनके जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स रहते थे, उन इलाकों को यहां पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी दिखाई दे रही है। इजरायली हमले में 1030 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। लेकिन आपको बताएं, ये जो एक्शन हुआ है इसकी तैयारी आईडीएफ, इजरायली फोर्सेस बहुत पहले से कर रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले जब अटैक हमास की तरफ से किया गया, हिजबुल्लाह और हूती साथ देने लगे, ईरान बैकिंग करने लगा, तभी से आईडीएफ फोर्सेस ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। मैं खुद उस वक्त वहां मौजूद थी और किस तरह की तैयारी एक साल पहले से चल रही है, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाती हूं। इस वक्त हम स्पेशल फोर्सेस के साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ऑपरेशन की प्रैक्टिस चल रही, तैयारी चल रही है, क्योंकि गाजा सिटी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और ऐसे में यहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। एक खाली बिल्डिंग है जहाँ पर देखिए ये तैयारी की जा रही है। ये तैयारी यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के जो जवान है, स्पेशली ट्रेनिंग ले रहे हैं कि किस तरह से गाजा सिटी में, जहाँ सिविलियंस की भी मौजूदगी है, लोगों की भी मौजूदगी है, वहां पर इन्हें कैसे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये स्नाइपर्स, एक एक बिल्डिंग्स में जो इलाके हैं वहां किस तरह से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब गाजा सिटी में यहां पर आईडीएफ एंटर कर चुकी है। ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि ये युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इस युद्ध में सिविलियंस का ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें करें। आप जो टेरर टनल्स है उसमें अंदर घुसेंगे तो किस तरह से उनका सामना करना है, इसकी तैयारी यहां पर होती नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं स्नाइपर्स को, और ये अपने आप में बड़ी तस्वीर है, क्योंकि युद्ध के लिए पूरी तरह से आईडीएफ फोर्सेस तैनात जो नजर ही आ रही हैं, कहीं ना कहीं सामना तो कर ही रही हैं, वहीं तैयारी इस बात की भी है कि कैसे युद्ध के मैदान में उन्हें पछाड़ना है। और वही तस्वीर आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्हें बकायदा ट्रेन किया जा रहा है, जिन्हें आगे जब युद्ध के मैदान में उतारना होगा तो ले जाया जाएगा, और उसके बाद गाजा सिटी में जो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने हैं उसमें ये पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएंगे। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, और ये जो घर है, ये खाली घर है जहां पर ये ऑपरेशन चलाकर एक तरह से प्रैक्टिस की जा रही है, तैयारी की जा रही है। आप देख पा रहे हैं पूरा घर यहाँ पर ये टूटा फूटा हुआ है, और ऐसे में इसी तरह के हालात हैं जहां पर एक चुनौती इन आईडीएफ फोर्सेस के सामने होगी कि गाजा के सिविलियंस को भी सुरक्षित बाहर निकालें और ऑपरेशंस भी एग्जीक्यूट करें, और उसी इसकी युद्ध स्तर पर तैयारी यहां होती नजर आ रही है। तो काले कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है हिजबुल्लाह की, और यही वजह है कि ये तय किया हुआ था इजराइल ने कि उन्हें उसके हश्र तक पहुंचाना है, और पहुंचा भी दिया। लेकिन आपको जरा बता देते हैं
क्या क्या बड़ी घटनाएं कर चुका है, क्योंकि बहुत सारे देशों में बैन है ये, बहुत सारे देशों ने आतंकी संगठन इसे घोषित कर रखा है, भले कुछ लोग ना माने। 1982 में देखिए हिजबुल्लाह की स्थापना की गई और तब से हसन नसरल्लाह यहाँ कमान संभाला हुआ था। बेरूत में यूएस दूतावास पर सबसे पहले बड़ा हमला हसन नसरल्लाह के इशारे पर किया गया, हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। 83 लोगों की मौत हुई थी, इसमें 83 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। बेरूत में यूएस फ्रेंच मेरीन बैरक पर 1984 में अटैक किया गया। अटैक्स ही अटैक्स, लोगों को मौत के घाट उतरना ही इसका मकसद रहा है। हमले में करीब 299 लोगों की मौत हो गई। 1984 की घटना आपको बता रहे। 1985 में क्या होता है, कुवैत एयरलाइन का प्लेन हाईजैक कर लिया जाता है हिजबुल्लाह की तरफ से और उस दौरान आतंकियों ने 4 लोगों को मार डाला था। सोचिए, प्लेन हाईजैक करने के बाद 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1988 में 3 सऊदी राजदूतों की हत्या कर दी थी, सिर्फ अपने आप को बड़ा करने के लिए, संगठन के विस्तार के लिए यह हत्याएं की गई। 1990 में 2 सऊदी राजदूतों की हत्या की गई। इसके अलावा फहरिस्त इतनी लंबी, आप सोचिए 1992 में इजरायली दूतावास पर हमला कर दिया गया। इजराइल को लगातार टारगेट करने की कोशिश करता रहा ये। 1992 में हमले में 29 लोगों की जान चली गई थी दूतावास पर जब हमला किया गया। और इसके अलावा 1994 में पनामा की फ्लाइट को निशाना बनाया गया। कहीं भी यह हमला करने को हमेशा तैयार रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके, और हमले में 21 लोगों की जान चली गई। ऐसे में आतंकी संगठन बहुत से देशों की तरफ से इसे घोषित कर दिया गया। 2000 साल में क्या हुआ कि लेबनान बॉर्डर पर हमला किया, लेबनान के बॉर्डर पर ही हमला कर दिया गया और 6 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई, क्योंकि लेबनान का जो दक्षिणी छोर है बिल्कुल लगा हुआ है। ऐसे में वहां पर हमला करके इजरायली लोगों को मौत के घाट उतारा गया। 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। लेबनान के लोग भी नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह इतनी तेजी से बड़े कैप्चर करे, क्योंकि वहां पर भी एक तरह का आतंक फैलाया हुआ है हिजबुल्लाह ने। 2005 में रफीक अल हरीरी के साथ 22 लोगों की मौत हुई थी। सोचिए, 22 लोगों की मौत हुई थी। 2006 में इजराइल से आमने सामने की जंग छिड़ गई। इजराइल, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो घिरा हुआ है इजराइल ऐसे देशों से, उनसे जंग का सामना कर चुका है और हिजबुल्लाह से भी हुई। वहीं 2024 में उत्तरी इजराइल में ड्रोन अटैक किया गया। लगातार अटैक्स की तस्वीर सामने आई। हमले में 12 इजरायलियों की मौत हुई और उसके बाद अब इजराइल ने, आईडीएफ ने बदला लेने की ठानी और एक्शन भी ले लिया है। इस बीच आपको बताएं कि नसरल्लाह की बेटी अपने पिता को शहीद बता रही है, कह रही कि शहीद है। सुनिए जरा। يعز علينا فقد عزيزنا وأبانا وسيدنا وحبيبنا، ولكن كلكم بتعرفوا أنا هلأ شو طالعة أحكي. إحنا السيد ما تركنا وراح إلا وهو مطمئن شو ترك وراه. ترك وراه شعب صامد، شعب جبار، شعب بيعرف ياخد بالثأر. هيدا الكسر اللي جواتنا بده يتحول حقد. और चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर नसरल्लाह की मौत के बाद ऐसा लगा कि मातम बरस गया। जी हाँ, रामल्ला की तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं, जहां जॉर्डन में लोग सड़कों पर उतरे, विरोध कर रहे हैं। अमान, जॉर्डन में भी यही तस्वीर सामने आई। इसके अलावा इराक और बगदाद में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। इराक से 2 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल वो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं जो नसरल्लाह के नक्शे कदम पर चलते थे, उसकी एक तकरीर पर सड़कों पर उतरने को तैयार रहते थे और साथी थे, तो वो दुख जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे आगे, क्योंकि ये तो वो तस्वीर है जो बता रही है कि कट्टरपंथ के साथी रोते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको जरा 2 तस्वीरें वो दिखाते हैं जो बता रही है कि आज़ादी कैसी होती है। ऐसे कट्टरपंथी सोच से जब आज़ादी मिलती है तो कैसा होता है मंजर। देखिए, ईरानी महिलाओं का जश्न आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ईरान सबसे बड़ा खैरखा बनता है हिजबुल्लाह का। ईरान और इराक से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है और इस बीच महिलाओं ने जश्न मनाया, क्योंकि महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सीरिया में यहाँ तक कि मिठाइयाँ दी गई हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आतंक का जो अंत हुआ है, कट्टरपंथ का जो अंत हुआ है, उसको लेकर इन लोगों में खुशी का माहौल है। लेकिन आपको बताएं कि एक समय था जब लेबनान बहुत आजाद ख्याल का देश था, कट्टरपंथी सोच से जकड़ा हुआ नहीं था, उस मकर जाल में उलझा हुआ नहीं था। और अब जो लेबनान है वो पहले से बहुत अलग हुआ करता है। आपको बताते हैं, दरअसल आधुनिकता की मिसाल था लेबनान एक वक्त में। बेरूत को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। पेरिस में आप देखते हैं कितना एडवांस या कितना ज़्यादा आधुनिक माना जाता है पेरिस को, उस वक्त कहा जाता था बेरूत को। यहाँ के समुद्री किनारों पर पार्टीज होती थी,
1930 में यहाँ पहला क्लब खुला था। आप सोचिए 1930 और 1900 में यहाँ वेस्टर्न कपड़ों का चलन था, यानी आज़ाद ख्याल देश था, आज़ादी से रहते थे और अपनी बात रखने का यहाँ पर हर किसी को हक था। 1950 के दशक में पैसा आने का सिलसिला बढ़ गया, कई 5 स्टार होटल्स और नाइट क्लब्स खुल गए और लेबनान में अमीर पर्यटकों का आना जाना भी शुरू हो गया। यानी